चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेट का पहला चैप्टर कंटिन्यू करें। चैप्टर के जो है वो ये नाम इंडेक्स नंबर में हमने अभी तक इंडेक्स नंबर के मेन सभी सम्स और सभी मेथड्स देख ली। सबसे पहले फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और चेन बेस इंडेक्स नंबर समझा, उनका आपस में कन्वर्जन देखा, फिर वेटेज एवरेज मेथड देखी, फिर लेस्पेरीज, पेस्टीज, फिशर इंडेक्स नंबर समझा, और कल हमने फैमिली बजट मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमने सम करने देखे थे। चैप्टर की सभी बेसिक मेथड्स हमने देख ली और आज हमें इस वीडियो में इस चैप्टर के शॉर्ट सम्स देखने हैं। आपके एग्जाम में ये शॉर्ट सम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं और हमें इस चैप्टर में अब वो सम्स देखने हैं जिनमें हमारी फाइनल एक्सरसाइज के सेक्शन सी और डी के सम्स हम समझे। जिसमें सबसे पहले फाइनल एक्सरसाइज में सेक्शन सी के सम समझे। इसमें सब सिर्फ सम्स हैं, थियरी नहीं। फिलहाल सिर्फ सम्स जो हमने होमवर्क में नहीं दिए थे, उसके अलावा के सम्स जो है वो हम लोग समझे यहाँ पर। जैसे कि सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करें। सम्स हैं और क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग शुरुआत करें। देखो ये शॉर्ट सम्स है ना, इसमें हमने अभी तक जो मेथड देखी वही मेथड ही है। एक दो सिर्फ नई फार्मूलाज आएगी बीच बीच में जो आपको मैं मेंशन करवाऊंगा, बाकी सब वही मेथड्स हैं, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट वे में किया हुआ होता है इसमें। जैसे देखो क्वेश्चन 7 में हम देखें ना, तो लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्रीज फ्रॉम 280 टू 340 ड्यूरिंग एन सर्टेन टाइम पीरियड एंड द वेज इंक्रीज फ्रॉम ₹13,500 टू 14,750। फाइंड द रियल गेन और लॉस ऑफ द वर्कर। देखो क्वेश्चन समझो पहले। ऐसे दिया हुआ है कि लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्रीज फ्रॉम 280 टू 340 ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड। कि सपोज एक टाइम पीरियड में, मतलब समझो एक साल में इंडेक्स नंबर बढ़ के 280 से 340 हो गया। ठीक है, हम लोगों ने इंडेक्स नंबर के बारे में समझा था कि कोई भी चीज़ की कितनी प्राइस बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। तो लिखा हुआ है कि इंडेक्स नंबर मतलब अगर लिविंग इंडेक्स नंबर मतलब ऐसा हुआ कि चीज़ों की, हर चीज़ों की, जो मार्केट में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं सबका प्राइस, हम लोग भाव वधारा, प्राइस, जो प्राइस राइज या इन्फ्लेशन कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको समझ सकते हो कि इंडेक्स नंबर 280 से 340 हो गया, मतलब सब चीज़ों के प्राइस बढ़ गए और उसके सामने वर्कर के वेजेस मतलब उनकी पगार, उनकी मजूरी, वो भी बढ़ी। खर्चा बढ़ेगा तो मजूरी भी तो बढ़ेगी ना। तो मजूरी भी जो है वो 13,500 पहले थी और एक साल में बढ़कर उनकी 14,750 हो गई। तो क्या उन्हें गेन हुआ कि लॉस हुआ, वो हमें पता करना है। मतलब कि वर्कर्स को इतनी पगार जो बढ़ी वो बरोबर है या नहीं, फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, वो पता करना है। तो वो कैसे पता करेंगे पता है? यहाँ पर 2 साल के इंडेक्स नंबर है ना, समझो पुराने साल का इंडेक्स नंबर और ये नए साल का इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर पुराने साल के वेजेस, पुराने साल की सैलरी दी गई है ना, तो हम लोग नए साल की सैलरी ढूंढेंगे। भले दी हुई है ये 14,000, लेकिन हम लोग नए साल की ढूंढेंगे और कंपेयर करेंगे कि 14,000 के हिसाब से उनको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। देखो हम लोग इसमें लिखें सबसे पहले कि इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर वो दिया हुआ है 280। इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर दिया हुआ ना क्वेश्चन में 280, और इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर दिया हुआ है 340। करंट ईयर इंडेक्स नंबर 340 है एंड वेज ऑफ बेस ईयर दिया हुआ है 13,500। पुराने साल के वेजेस, मजूरी दी गई है 13,500। तो सबसे पहले वेजेस ऑफ करंट ईयर ढूंढेंगे। इस साल के वेजेस कितने, भले दिए हुए 1475, लेकिन गेन और लॉस ढूंढने के लिए हम लोग ढूंढेंगे कि 1475 सही है या नहीं है। तो हम लोग वेजेस ऑफ करंट ईयर ढूंढें तो उसके लिए फार्मूला आती है। उसके लिए फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद हो तो हम लोग आगे के सम्स में फाइंड कर रहे थे, उसमें आती थी डिस्पोजेबल इनकम फाइंड करना। डिस्पोजेबल इनकम की जो फार्मूला थी ना, सम्स हमने लॉन्ग सम्स में किए थे, वही फार्मूला है, बस इनकम की जगह वेजेस लिखा हुआ है। और उस फार्मूला में आता है कि इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बेस ऑफ वेजेस ऑफ बेस ईयर। ठीक है, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई वेजेस ऑफ बेस ईयर। तो इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर कितना है 340, कि इस साल का इंडेक्स नंबर कितना है 340, अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर कितना है
280, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना है 280, और मल्टीप्लाई वेजेस ऑफ बेस ईयर, तो बेस ईयर के वेजेस कितने हैं 13,500। तो इनका जो है वो कैलकुलेशन करें तो आंसर मिलता है 16,392.86, 16,392.86। इसका मतलब क्या हुआ पता है? लॉजिकली अगर हम बात करें ना तो ऐसा हुआ कि इंडेक्स नंबर 280 से 340 हुआ, मतलब सब चीज़ों का प्राइस इतना बढ़ गया, तो उनकी पगार भी 13,000 से बढ़कर 16,000 होनी चाहिए थी। 13,500 उससे बढ़कर उनका रियल वेज होना चाहिए था 16,392, उनकी पगार इतनी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उनकी पगार कितनी बढ़ी? सिर्फ 14,750। मतलब खर्चा तो इतना बढ़ गया 280 से 340, लेकिन पगार में 13,000 की जगह 16,000 होनी चाहिए थी तो चल जाता, लेकिन उनकी पगार हुई सिर्फ 14,000। तो उन्हें गेन हुआ कि लॉस हुआ, वो अब सोचना है। गेन हुआ कि लॉस हुआ? तो लॉस हुआ ना। उनकी सैलरी होनी चाहिए थी 16,000, उन्हें मिल रहे हैं सिर्फ 14,000, तो ये गलत है। यहाँ पे लिखेंगे ना, हियर वेजेस ऑफ करंट ईयर इज 14,750 इज गिवन, सो देयर इज अ लॉस ऑफ वर्कर्स। उन्हें लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? तो उन्हें 16,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन मिल रहे हैं 14,750, तो दोनों का माइनस, उन्हें लॉस हो रहा है 1,642.86 रुपीज़ का। इतना उन्हें लॉस हो रहा है हर महीने, बरोबर ना। वर्कर्स की अगर बाहर मार्केट में खर्चे बढ़ रहे हैं तो वर्कर्स की इनकम भी तो बढ़नी चाहिए ना, ठीक है। तो इनकम उतनी अगर नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब वो वर्कर्स का लॉस कहलाया। समझ आया ना सब? ऐसे ही अब दूसरा क्वेश्चन देखें। आपको ये भी एक चीज़ ध्यान रखो, ये शॉर्ट सम्स सेक्शन सी डी के ये शॉर्ट सम्स अच्छी तरह से ध्यान रखना, और इनके एग्जाम्पल्स भी जो टेक्स्ट बुक में है सेम एग्जाम्पल, सिर्फ नंबर बदल के, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में भी ऑलमोस्ट यही क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके नंबर भी नहीं बदले जाते। बोर्ड के एग्जाम के लिए आपके नंबर भी चेंज नहीं होते, यही के यही क्वेश्चंस पूछते हैं, इसीलिए अच्छी तरह से ये क्वेश्चंस जो है वो ये याद रखना। अब जैसे नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 समझे, लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एंड एवरेज मंथली वेजेस फ्रॉम द ईयर 2010 to 13 आर गिवन एज फॉलोज, फाइंड द रियल वेज फॉर ईच ईयर। ये आपके लिए एक खाली नया पॉइंट है, ठीक है ना। ये एक नया पॉइंट, एक नई फार्मूला, छोटी सी फार्मूला है, एक नई फार्मूला है, वो फाइंड करना है। फाइंड द रियल वेज फॉर ईच ईयर, हर साल का रियल वेज फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर ईयर 2010, 11, 12, 13 में एवरेज मंथली वेज है, हर महीने का जो है वो ये उनकी पगार ये दी गई है, हर महीने की पगार दी गई है उनकी, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी है, इंडेक्स नंबर भी हर महीने का दिया हुआ है। तो हर महीने उनकी रियल वेज है, हर महीने, हर साल 10, 11, 12, 13 हर साल उनका रियल वेज, रियल में उनकी पगार कितनी होनी चाहिए वो ढूंढना है। और अगर रियल वेज फाइंड करना है ना तो रियल वेज की फॉर्मूला आती है, रियल वेज की फॉर्मूला आती है कि रियल वेज इक्वल टू वेज डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई 100। रियल वेज की फॉर्मूला है वेजेस डिवाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई 100। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ये ईयर तो दिया हुआ है 11, 12, 10, 11, 12, 13, मंथली वेजेस भी दिए हुए हैं ना सब, 35, 40, 42, 50,000, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी है 120, 150, 130, 160। तो आपको सिर्फ रियल वेज फाइंड करना है, रियल वेज सबका हर साल का। तो पहले साल का फॉर्मूला आती है वेज डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई 100। तो इसमें वेजेस 35,000 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 120 मल्टीप्लाई 100। तो इनका कैलकुलेशन वो रियल वेज आएगा 29,166.67, ये उनका रियल वेज होना चाहिए। ओके, फिर दूसरे में भी ऐसे ही, सिर्फ ये फाइंड ही करना है और कुछ आगे पीछे जो है वो नहीं लिखना है, सिर्फ फार्मूला के हिसाब से रियल वेज ढूंढ लेना है। ये रियल वेज की सिर्फ आपकी नई फार्मूला आई है अभी, बाकी सब फार्मूलाज हमने देखी थी पहले, ठीक है। ये नई फार्मूला याद रखना रियल वेज के लिए। अब जैसे दूसरे साल का भी ढूंढना हो तो वेज 40,000 अपॉन लिविंग इंडेक्स नंबर 150 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर ये 26,666.67।
फिर 2012 में 42,000 डिवाइड बाय 130 मल्टीप्लाई 100, तो 32,307.69। फिर 2013 में 50,000 डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाई 100, तो 31,250। तो इस तरह से हमने ये रियल वेजेस फाइंड किया ना, था ना एकदम शॉर्ट सम, बस वो एक फॉर्मूला से हमें हर साल का रियल वेज फाइंड करना है। क्लियर? तो अब जैसे ये देखा ना, अब दूसरा क्वेश्चन देखें। इसमें दूसरा क्वेश्चन फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 9 में द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 एंड 15 are found to be 117.6 and 181.2 respectively. Find the rate of inflation using an index number of both years. यहाँ पर 2 साल के इंडेक्स नंबर दिए हुए, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं 14-15 के। 2014 का इंडेक्स नंबर ये है 177.6 और 2015 का इंडेक्स नंबर ये है 181.2। और हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये भी एक आपका छोटा सा नया टॉपिक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 177.6, करंट ईयर 2015 का इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 181.2। हमें जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड करना है, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन की भी एक फार्मूला आती है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन की फार्मूला आती है, याद रखना ये फार्मूला भी। ये फार्मूला है कि इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब बेस ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर मींस बेस ईयर मल्टीप्लाई 100। ओके, क्या थी ये कि इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इस साल का इंडेक्स नंबर माइनस पिछले साल का इंडेक्स नंबर अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर या प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100। तो इस फार्मूला वाइज कि इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इस साल का इंडेक्स नंबर कितना है 181.2 माइनस प्रीवियस ईयर का कितना है 177.6 अपॉन में इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर के पिछले साल का इंडेक्स नंबर कितना 177.6 मल्टीप्लाई 100। तो ऊपर दोनों का माइनस आया 3.6 अपॉन 177.6 मल्टीप्लाई 100 और इनका कैलकुलेशन मिला 2.03%। मतलब एक साल में इन्फ्लेशन जो हम लोग कहते हैं ओवरऑल प्राइस राइज, ये इन्फ्लेशन वो कितना हुआ 2.03% हुआ। एक साल में प्राइस राइज वो 2% हुई 2.03। समझे? तो ये भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड करने की एक फार्मूला हुई। जैसे रियल वेजेस की फार्मूला देखी वैसे ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन की फार्मूला। ओके, अब ऐसे ही आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा है कि द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस रिलेटिव ऑफ 3 आइटम्स आर 315, 328 और 390 रिस्पेक्टिवली। इफ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस आइटम्स हैज रेशियो 578, फाइंड द जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर। अब ये समझो कि जब जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब इंडेक्स नंबर ही फाइंड करना है और कुछ इम्पोर्टेंस दी गई है, इम्पोर्टेंस और रेशियो में दिया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंस मतलब कहलाया हमारा वेटेज। इम्पोर्टेंस मीन्स क्या, ये वेटेज कहलाया। और अगर वेटेज दिया हुआ है तो इसका मतलब ये इंडेक्स नंबर हम लोग कौन से फार्मूला से फाइंड करेंगे, तो वेटेज एवरेज वाली फार्मूला से, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। रेशियो में दिया हुआ है तो क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाना है, क्या करना है। रेशियो में दिया हुआ है और पास में इम्पोर्टेंस लिखा हुआ है, इफ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस आइटम्स, तो इसका मतलब ये वेटेज दिया हुआ है हमें। और अगर वेटेज दिया हुआ है तो हमें इंडेक्स नंबर वेटेज के फार्मूला से ही फाइंड करना है। ये फार्मूला तो हमने देखा है ना। तो वेटेज दिया हुआ है मतलब W है, तो I भी दिया हुआ है कि नहीं। यहाँ पर I में क्या दिया हुआ है पता है, ये दिया हुआ है द परसेंटेज इंक्रीज इन अ प्राइस रिलेटिव ऑफ 3 आइटम्स। यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ है, इंडेक्स नंबर नहीं। ये चीज़ नोट करना बेटा, क्योंकि शॉर्ट सम में बहुत स्टूडेंट फिर ये मिस्टेक करके आते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ है, इंडेक्स नंबर नहीं दिया हुआ है। तो जब परसेंटेज इंक्रीज है, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन प्राइस रिलेटिव दिया हुआ है, एक 315, एक 328 और एक 390। उस पर से परसेंटेज इंक्रीज पर से जब हमें इंडेक्स नंबर ढूंढना हो ना,
तो परसेंटेज इंक्रीज मतलब इन सब को हमें 100 में प्लस करना है, सबको क्या करना है 100 में प्लस करना है। तो इसका मतलब 315 है तो इंडेक्स नंबर हो जाएगा 100 प्लस 315, तो आंसर 415। फिर 328 है तो 100 प्लस 328 तो 428, और 390 को 100 प्लस 390 तो 490। तो इस तरह से इंडेक्स नंबर ये मिल जाएगा 415, 428 और 490। ये हुआ ना इंडेक्स नंबर। समझ रहे हो बात को? आप लोग डायरेक्टली इसे इंडेक्स नंबर समझ के मत चलना। आप लोगों को क्वेश्चन में ये ध्यान आ जाएगा कि चलो इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, इसका मतलब ये वेटेज है, तो इसका मतलब ये तीनों इंडेक्स नंबर हुए। नहीं, अगर क्वेश्चन में होता ना कि द इंडेक्स नंबर ऑफ 3 आइटम्स आर दिस, तो खाली यही लिखते, ये इंडेक्स नंबर। लेकिन ये परसेंटेज इंक्रीज है तो इसका मतलब उसको इंक्रीज करके लिखना है। तो अब सम वैसे ही करना है कि जैसे इंडेक्स नंबर ये तीनों मिल गए 415, 428, 490, वेटेज भी है 578, रेशियो को डायरेक्टली लिखना है 578, और फिर हम लोग क्या ढूंढेंगे आई डब्ल्यू मतलब आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर टोटल में आई डब्ल्यू का टोटल एंड डब्ल्यू का टोटल। तो जो हमें जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर ढूंढना था वो इस फॉर्मूला से कि सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, मतलब 8991 अपॉन 20, तो आंसर मिल जाएगा 449.55। ये आ जाएगा ना हमारा आंसर। समझ आया ना? तो जब ये इंपॉर्टेंस दिया हुआ, इसका मतलब इंडेक्स नंबर हमें वेटेज मेथड से ही फाइंड करना है। ओके, अब ऐसे ही आगे देखें तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें हम लोग। लिखा हुआ है कि इफ द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ फैमिली ऑफ अ क्लास इज 25,000 इन अ ईयर 2014 and if the cost of living index number of that class for the year 2016 with the base year 2014 is 120, estimate the average disposable income of the family of that class in a year 2016। ठीक है, यहाँ पर 2014 की कोई फैमिली की डिस्पोजेबल इनकम मतलब एवरेज इनकम उनकी 25,000 दी गई है। 2014 में उनकी इनकम 25,000 थी, और 2016 का इंडेक्स नंबर है, लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016 विद द बेस ईयर 2014, मतलब बेस ईयर अगर 2014 माने तो 2016 का इंडेक्स नंबर 120 है। तो हमें estimate the average disposable income of the family of that class in year 2016। तो हमें 2016 की एवरेज डिस्पोजेबल इनकम फाइंड करना है। ओके, तो 2016 की हमें इनकम जो फाइंड करनी है तो वही डिस्पोजेबल इनकम की जो फार्मूला पहले बताई थी उसी फार्मूला से करेंगे। सबसे पहले चीज़ें जो लिख दें कि इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर वो 100 है। बेस ईयर 2014 का इंडेक्स नंबर कुछ दिया हुआ है? कुछ भी नहीं दिया हुआ है 2014 का इंडेक्स नंबर, तो उसे 100 ही लिखेंगे बेस ईयर का। और इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर वो 120 है। करंट ईयर मतलब 2016 का तो दिया हुआ है ना 120। एंड डिस्पोजेबल इनकम ऑफ बेस ईयर, पिछले साल की डिस्पोजेबल इनकम है 25,000, वो दिया हुआ है। तो अब ढूंढें डिस्पोजेबल इनकम ऑफ करंट ईयर, इस साल की डिस्पोजेबल इनकम ढूंढें। तो फार्मूला वही इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई इनकम ऑफ बेस ईयर, ये डिस्पोजेबल इनकम की फार्मूला। तो इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, जो इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर है 120 अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर, तो इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर है 100 मल्टीप्लाई इनकम ऑफ बेस ईयर, तो इनकम ऑफ बेस ईयर है 25,000। जो इन तीनों का कैलकुलेशन आंसर मिलेगा 30,000। मतलब 2016 में उनकी एवरेज इनकम वो कितनी होनी चाहिए? 30,000 होनी चाहिए। आया समझ में? ये भी वही डिस्पोजेबल इनकम फाइंड करनी थी। अब जैसे ये देखा, अब वैसे ही आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ वर्कर वॉज 16,000 इन द ईयर 2015 and it increased to 20,000 in a year 2016। वही मंथली इनकम है
2015 में कोई वर्कर्स की इनकम 16,000 थी, 2016 में वो बढ़ के हो गई 20,000। फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ इनकम फॉर द ईयर 2016 इन कंपैरिजन टू 2015। हमें क्या ढूंढना है बताए? इंडेक्स नंबर ऑफ इनकम। हमें सिर्फ इंडेक्स नंबर ढूंढना है, सिर्फ नॉर्मल इंडेक्स नंबर, और यहाँ खाली इनकम है और कुछ नहीं है ना। तो नॉर्मल इंडेक्स नंबर ढूंढना है तो इंडेक्स नंबर की वही बेसिक फॉर्मूला P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। यहाँ कोई वेटेज नहीं दिया हुआ है, कोई दूसरा इंडेक्स नंबर नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं, सिर्फ नॉर्मल इंडेक्स नंबर ढूंढना है। तो इंडेक्स नंबर की वही बेसिक फॉर्मूला P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। और यहाँ P1 P0 किसे मानेंगे? तो इन्हीं इनकम्स को मानेंगे, क्योंकि इंडेक्स नंबर ऑफ इनकम ही तो ढूंढना है। मतलब जो पिछले साल की इनकम थी उसे P0 माने, और जो इस साल की इनकम है उसे P1 माने। उसे लिख देना ऐसे कि मंथली इनकम फॉर ऑफ बेस ईयर 2015 इज P0। बेस ईयर का है तो उसे P0 कहें, 16,000 दिया हुआ है। एंड मंथली इनकम ऑफ करंट ईयर 2016 उसे P1 कहें, जो 20,000 है। तो इंडेक्स नंबर अगर ढूंढें कि इंडेक्स नंबर ऑफ इनकम फॉर द ईयर 16 इन कंपैरिजन टू द ईयर 2015, तो इंडेक्स नंबर है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। जो P1 पे 20,000 अपॉन P0 16,000 मल्टीप्लाई 100, कैलकुलेशन आएगा 125। मतलब इंडेक्स नंबर जो है वो ये कितना मिल जाएगा? 125 मिलेगा। ओके, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे अब क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन 13 जिसमें दिया हुआ है कि इफ द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 9 अपॉन 5 टाइम्स इन अ ईयर 2016 एज कंपेयर टू बेस ईयर, फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2016। देखो और ध्यान से समझना है इसे। ऐसे दिया हुआ है कि इफ द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 9 अपॉन 5 टाइम्स इन द ईयर 2016, कि एज कंपेयर टू बेस ईयर, मतलब बेस ईयर के कंपेयर में 2016 में कोई चीज़ का प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम, कोई चीज़ का प्रोडक्शन वो 9 अपॉन 5 टाइम्स जितना बढ़ गया है। पहले जितना प्रोडक्शन होता था अब 2016 में 9 अपॉन 5 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो हम फाइंड करेंगे, फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2016। तो हमें इंडेक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन ढूंढना है। देखो इंडेक्स नंबर ढूंढने के लिए हमें बेस ईयर कुछ पता होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इंडेक्स नंबर के लिए P1 अपॉन P0, तो वो भी कुछ नंबर नहीं दिए हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि प्रोडक्शन 9 अपॉन 5 टाइम्स बढ़ गया है। तो सबसे पहले बेस ईयर में पहले कितना प्रोडक्शन था हमें क्या पता, पहले वो ढूंढे ना कि बेस ईयर में कितना प्रोडक्शन था। तो अब इस साल 9 अपॉन 5 टाइम्स ज़्यादा हो गया। तो एक सपोज करें कि लेट द प्रोडक्शन इन बेस ईयर 100। समझो पहले प्रोडक्शन 100 था, सो द प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 9 अपॉन 5 टाइम्स इन अ ईयर 2016 एज कंपेयर टू बेस ईयर। बेस ईयर के कंपेयर में 9 अपॉन 5 टाइम्स बढ़ गया। तो इसका मतलब अब कितना हो गया? सो प्रोडक्शन इन करंट ईयर 2016, तो प्रोडक्शन जो है वो ये कितना हो जाएगा? तो प्रोडक्शन 100 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 5। समझो पहले 100 था प्रोडक्शन, अब 9 अपॉन 5 टाइम्स से ज़्यादा हो गया। तो 100 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 5, अब प्रोडक्शन कितना हो गया? 180 हो गया। 180 ना, मतलब पहले 100 था तो अब 180 हो गया। सो हमें जो इंडेक्स नंबर ढूंढना है ना, सो इंडेक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द ईयर। अब सपोज करो, वो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, अब सपोज करो कि पहले इंडेक्स नंबर कितना होगा? पहले इंडेक्स नंबर कितना होगा? 100, और अब 180 जितना बढ़ गया ना, ये प्रोडक्शन जो हुआ तो वो प्रोडक्शन 180, मतलब इंडेक्स नंबर भी अब 180 जितना बढ़ गया। तो मतलब जो नया इंडेक्स नंबर ढूंढेंगे ना, ये तो जो 180 मिला उसे 100 में प्लस कर देंगे। मीन्स इंडेक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन वो कितना मिलेगा? 100 प्लस 180, आंसर कितना? तो 280 मिलेगा। इंडेक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन वो कितना मिलेगा हमें? आंसर 280। ओके, तो जैसे ये क्वेश्चन किया ना, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में है सेक्शन सी के कि इफ आई एल इक्वल टू 221.5,
IL दिया हुआ है मतलब लेस्पिरीज इंडेक्स नंबर, IF फिशर इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 222, देन फाइंड IP, हमें पेस्टीज इंडेक्स नंबर ढूंढना है। दो इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं, हमें पेस्टी का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग वो बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे जो इंडेक्स नंबर की आती है कि IF इक्वल टू रूट में IL मल्टीप्लाई IP। इसमें आप लोग वो P1 अपॉन P0 या P0 Q0 अपॉन P1 अपॉन Q0 ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करनी है, वो नंबर ही कहाँ दिए हुए हैं। यहाँ पर IF इक्वल टू IL मल्टीप्लाई IP रूट में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, जिसमें दो वैल्यू दी गई है और तीसरी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। ऐसे फाइंड करेंगे ना हम लोग। तो इन फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू रखें अगर, तो देखो IF दिया हुआ 222, तो यहाँ लिखेंगे 222 इक्वल टू रूट में IL, तो IL दिया हुआ 221.5 मल्टीप्लाई IP, वो हमें फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले अगर रूट हटाए ना, तो रूट को अगर हटाया जाए तो रूट इस तरफ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। रूट इक्वल टू का अगर इस तरफ जाए तो 222 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। मतलब यहाँ हो जाएगा 222 स्क्वायर इक्वल टू, ये तो वही रहेगा 221.5 मल्टीप्लाई IP फाइंड करना है। तो 222 का स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, 49,284। ये 222 का स्क्वायर इक्वल टू 221.5 मल्टीप्लाई IP, जिसमें से IP अगर फाइंड करना है तो 221 वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 221 डिवाइड में जाएगा। इसका मतलब IP इक्वल टू मिलेगा 49,284 अपॉन 221.5। तो जिनका आंसर मिलेगा, जिनका डिवाइड मिलेगा, IP इक्वल टू 222.50। तो IP कितना मिल जाएगा, 222.50 मिलेगा। ओके, समझ आया कैसे करना है हमें। अब सेक्शन D के हम लोग क्वेश्चंस देखें। तो फाइनल एक्सरसाइज में सेक्शन D के ऐसे ही क्वेश्चन देखें, जिनमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा दिया हुआ है कि द प्राइस ऑफ 3 आइटम्स अमॉन्ग 5 फ्यूल आइटम्स इंक्रीज बाय 50%, 90% एंड 110% in the year 2015 as compared to base year 2014, and the price of other two items decreased by 5 and 2% respectively. If the ratio of importance of these 5 items are 5, 4, 3, 2, 1, find the index number of fuel price for the year 2015. देखो इसमें भी हमें इंडेक्स नंबर ढूंढना है और साथ में क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस आइटम्स। इंपॉर्टेंस दी हुई है, इंपॉर्टेंस मतलब ये सब क्या कहलाया, फिर से हमारा वेटेज कहलाया। रेशियो में जो है वो इंपॉर्टेंस, वो वेटेज, ठीक है। और उनका इंडेक्स नंबर कहाँ, अगर वेटेज दिया हुआ तो आई इंडेक्स नंबर क्या दिया हुआ है। तो इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ पर ऐसा है, द प्राइस ऑफ 3 आइटम्स अमोंग 5 फ्यूल आइटम्स, मतलब हमारे पास क्वेश्चन में 5 फ्यूल आइटम्स हैं। ध्यान देना, 5 फ्यूल आइटम्स, नाम नहीं दिए हुए हैं, तो इसलिए फ्यूल आइटम्स को हम लोग पहले 5 नाम दे दें, ABCDE, ये 5 फ्यूल आइटम्स हैं। जिसमें से ऐसा है कि द 3 आइटम्स अमॉन्ग 5 फ्यूल आइटम इंक्रीज बाय 50%, 90%, 110%। 5 में से 3 चीज़ें वो इंक्रीज हो रही है, उनका प्राइस जैसे इंक्रीज हो रहा है 50, 90 और 110। तो इंक्रीज हो रहा है मतलब उन तीनों को क्या करेंगे, 100 में प्लस करेंगे ना। इंडेक्स नंबर क्या हुआ पता है, ये इंक्रीज जो हुआ वो इंडेक्स नंबर कहलाया। मतलब इंडेक्स नंबर में पहले के लिए लिखेंगे, पहले की प्राइस 50% इंक्रीज हो रही है तो 100 प्लस 50। दूसरे की प्राइस 90% जो है वो ये इंक्रीज हो रही है तो 100 प्लस 90, 190। और तीसरे की 110% इंक्रीज हो रही है तो 100 प्लस 110। ये 3 आइटम्स के मिले ना हमें 100 में प्लस। और दूसरे के लिए ऐसे दिया है, द प्राइस ऑफ अदर 2 आइटम्स वर डिक्रीज बाय 5% एंड 2%। बाकी की 2 चीज़ों की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब बाकी दोनों को 100 में से माइनस करेंगे। 5% और 2%, मतलब पहले 100 माइनस 5 95 और 100 माइनस 2 98। तो ये इंडेक्स नंबर मिला हमें।
और वेटेज तो दिया हुआ है रेशियो में 5 4 3 2 1, यहाँ पे 5 4 3 2 1 ये वेटेज। तो फिर आगे का सम तो वैसे ही करेंगे ना जैसे वेटेज मेथड से फाइंड करते हैं। सबसे पहले आई डब्ल्यू ढूंढेंगे, ये आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और आंसर में ये आई डब्ल्यू का टोटल और डब्ल्यू का टोटल उसे फॉर्मूला में लिखेंगे कि जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, मतलब 2428 अपॉन 15, आंसर 161.87। तो ये मिल गया ना हमें आंसर, बराबर। अब जैसे क्वेश्चन 7 देखा ऐसे अब क्वेश्चन नंबर 13 देखें। बीच वाले सब क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखें हम लोग। क्वेश्चन 13 में ये लिखा हुआ है कि सिग्मा P1Q0 सिग्मा P0Q0 रेशियो में 5:3 है। फिर सिग्मा P1Q1 एंड P0Q1 का रेशियो 3:2 है। देन कंप्यूट द लेस्पीरीज, पेस्चीज एंड फिशर इंडेक्स नंबर्स। हमें तीनों इंडेक्स नंबर ढूंढने हैं। तो अगर ढूंढने हैं तो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर जो है ये वैल्यू रेशियो में दी गई है। रेशियो की वैल्यू मतलब उसको फ्रैक्शन में भी तो लिख सकते हैं ना, 5/3 है ना। P1Q0 और P0Q0 उसको 5/3 लिख सकते हैं ना। और ये P1Q1 एंड P0Q1 रेशियो में है 3:2, तो उसको 3/2 करके लिख सकते हैं ना। इसका मतलब अब अगर हमें पहले सबसे पहले लेस्पीरीज इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो ना, तो IL की फॉर्मूला आती है सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई 100। तो ये जो वैल्यू है ना P1Q0 एंड P0Q0 वो दी हुई है, कितनी दी हुई है 5:3, तो उसको लिख देंगे हम लोग 5/3। ये डायरेक्टली वैल्यू दी गई है 5/3 और मल्टीप्लाई 100। 5/3 मल्टीप्लाई 100 तो आंसर मिल जाएगा लेस्पीरीज का 166.67। इजी ना। उसी तरह से अगर पेस्चीज इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो IP की फॉर्मूला आती है सिग्मा P1Q1 अपॉन P0Q1 मल्टीप्लाई 100। तो P1Q1 एंड P0Q1 उसको भी दिया हुआ 3:2, तो मतलब इसकी जगह पर भी हम लोग लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 100। तो इसका आंसर मिल जाएगा 150। तो ऐसे इंडेक्स नंबर दोनों के मिल गए ना। और फिशर इंडेक्स नंबर, तो फिशर इंडेक्स नंबर तो हम लोग जनरल फार्मूला से ढूंढते हैं कि IF इक्वल टू रूट में IL मल्टीप्लाई IP, मीन्स रूट में 166.67 ये लेस्पीरीज मल्टीप्लाई 150 ये पेस्ची इंडेक्स नंबर, दोनों का मल्टीप्लाई ये 25,000.5, जिसका रूट निकाले तो आंसर आता है 158.12। तो इस तरह से हमें ये तीनों मिल गया ना, आ रहा है ध्यान। और सेक्शन डी में अब लास्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि इफ द रेशियो ऑफ लेस्पीरीज एंड पेस्चीज इंडेक्स नंबर इज 4:5 एंड फिशर इंडेक्स नंबर इज 150, फाइंड पेस्चीज इंडेक्स नंबर। यहाँ पर लेस्पीरीज और पेस्ची का इंडेक्स नंबर 4:5 है। ये समझो बेटा, लेस्पीरीज और पेस्ची पूरा आंसर को ही 4:5 में दिया हुआ है, कोई P1Q0 P0Q0 ऐसा नहीं, डायरेक्टली 4/5 रेशियो है। और फिशर का इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 150, तो हमें पेस्ची इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ फिशर का ही सिर्फ इंडेक्स नंबर है, लेस्पीरीज और पेस्चीज का कोई इंडेक्स नंबर पूरा नहीं है, तो सिर्फ रेशियो में है। और इसलिए यहाँ जब पूरी वैल्यू नहीं है ना, तो हमें इनका x में सपोज करना होगा। जैसे कि देखो क्वेश्चन में IL रेशियो IP दिया हुआ है 4:5, ठीक है ना। लेस्पीरीज इंडेक्स नंबर रेशियो पेस्चीज इंडेक्स नंबर 4:5 है, और फिशर इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 150। तो इनको सपोज करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ लिखे, ये वैल्यू डायरेक्टली कहाँ लिखें, है ना, सपोज ही करना पड़ेगा ना इनको कि सपोज IL इक्वल टू 4x रेशियो में होता है, तो वो x 4x और IP इक्वल टू 5x। सो जो फॉर्मूला है कि IF इक्वल टू रूट में IL मल्टीप्लाई IP, तो IF की जगह पे तो दिया हुआ है 150 इक्वल टू IL और IP की जगह पर 4x मल्टीप्लाई 5x। देखो यहाँ x सपोज करना जरूरी है ना, क्योंकि आपसे 4 मल्टीप्लाई 5 लिख दो तो वो आंसर थोड़ी कहलाए। 4
वो आई एल का परफेक्ट आंसर थोड़ी है, इसलिए उसको एक्स से सपोज करना पड़ेगा। तो इसको अगर सपोज किया तो सबसे पहले रूट हटाए, अगर हम लोग रूट हटाएं तो रूट इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 150 का हो जाएगा 150 स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 4x मल्टीप्लाई 5x, 150 स्क्वायर और यहाँ 4x मल्टीप्लाई 5x, जो 150 का स्क्वायर कितना 22,500 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 5x, तो 4 5 are 20 और x हो जाएगा x स्क्वायर, x और x तो x स्क्वायर। मीन्स अब अगर हमें x ढूंढना है तो x स्क्वायर में ये 20 क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा ना इसके, मीन्स x स्क्वायर हो जाएगा 22,500 डिवाइड बाय 20, 22,500 डिवाइड बाय 20 होगा, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू इनका डिवाइड हुआ 1125 और x स्क्वायर ये है तो हमें x अगर ढूंढना है तो इसको रूट में 1125 को रूट में और इसका रूट कितना होगा, x इक्वल टू मिलेगा 33.54, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 33.54 मिलेगी। और ये जो मिली तो अब हमें क्वेश्चन में क्या ढूंढना था, हमें ढूंढना था सिर्फ पेशी इंडेक्स नंबर IP ढूंढना था। तो नाउ पेशीज इंडेक्स नंबर, तो पेशी इंडेक्स नंबर को हमने क्या सपोज किया था 5x सपोज किया था, तो 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे 33.54, तो 5 मल्टीप्लाई 33.54 आंसर कितना मिलेगा 166.7। तो पेशीज इंडेक्स नंबर जो ढूंढना था वो हमें मिल गया ना, ठीक है। तो आज जैसे हमने ये सेक्शन सी और डी के शॉर्ट क्वेश्चंस देखे ना, ये सब क्वेश्चंस ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ आपके एग्जाम में ये ऑलमोस्ट नंबर चेंज करके भी नहीं पूछते, ये और सेम इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वही क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो आज सेक्शन सी और डी के हमने क्वेश्चंस देखे, अब कल सेक्शन ई और एफ के जो थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस हैं वो हम लोग जो है वो ये समझेंगे, ठीक है। तो अब सेक्शन ई और एफ वो हम लोग कल के वीडियो में देखें। थैंक यू।